हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग अपना एक नई क्लास शुरू करते हैं अपने चैनल पे, जो है क्लास 9। ठीक, क्लास 9 में हम बायो का सबसे पहला जो चैप्टर है वो है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, किसी भी जीव के जो जीवन होता है उस जीवन की जो फंडामेंटल यूनिट होती है वो क्या होती है। ओके, चैप्टर 5 हमारे जो बायो में है वो चैप्टर 5 है। ठीक, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर 9th क्लास में बायो का है वो है चैप्टर 5। ओके, तो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यहाँ पे हम किसके बारे में जानेंगे कि जब कोई भी जीव क्या करता है, जब वो अपने आप को बनाना चाहता है तो किससे बनेगा। ठीक, अगर उसका जीवन बना है तो किस चीज़ से बना है, उसकी जो सबसे छोटी इकाई हो क्या है। ठीक, इसके आधार पर हम ये बता सकते हैं कि जीवन की यही इकाई है। ओके, बिना इसके हम ये नहीं बता सकते हैं कि जीवन की जो इकाई होती है क्या होती है। तो इस चैप्टर में हम वही जानेंगे कि जो जीवन की इकाई होती है वो क्या होती है। तो जैसे कि आप लोग 8th क्लास में भी पढ़ा होगा कि हमारी जो पूरी शरीर होती है सेल से बनी होती है। हमारी जो पूरी शरीर होती है किससे बनी होती है, सेल से बनी होती है। लेकिन भाई अब आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन चल रहा होगा कि सेल भी कई प्रकार की होती हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम जो कुछ भी पढ़ेंगे वो इसमें पढ़ेंगे, इसके शेप साइज से रिलेटेड, इसके टाइप से रिलेटेड, और उसके बाद सेल क्या होता है, ये सारी चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे, इसमें चैप्टर 5 में। ओके, यानी जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होती है वो क्या होती है, सेल होती है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है, सेल होती है। और इस चैप्टर में हम सेल के बारे में ही पढ़ेंगे। जैसे कि आप अगर NCERT की बुक उठा के देखें तो उसमें सबसे पहला जो हेडिंग है वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ की जो सबसे पहली हेडिंग है वो ये है, व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो कैसे बने होते हैं, किससे बने हैं। सबसे मेन क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन NCERT का यही है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी जीवित वस्तु हैं, जितने भी जीवित जीव हैं वो किससे बने हैं। भाई वो भी किसी न किसी चीज़ से बने होंगे, तो जिस चीज़ से बने हैं वही है उसकी फंडामेंटल यूनिट। यानी जो जीवन है, जीवन की जो फंडामेंटल यूनिट है वही क्या है, सेल है। और उस सेल के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ओके, तो हम शुरू करते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा कि साथ साथ में हम यहाँ पे बोर्ड में आपको लिखवाते भी चलेंगे और आप नोट्स भी साथ में बनाते चलिएगा, ठीक है ना। क्योंकि हाँ, अगर जैसे ठीक ठाक रहेगा तो हम नोट्स भी प्रोवाइड करा सकते हैं PDF के रूप में, लेकिन आप सीधा वीडियो को पॉज करके नोट्स जो है उस नोट्स को बना सकते हैं। ओके, चलिए अगर हम बात करें कि भाई ये जो सेल है ये कहाँ से आई है। ठीक, सबसे पहले क्या किया, एक रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक थे, रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे। कौन थे, रॉबर्ट हुक, जिनका नाम क्या है, ROBERT, रॉबर्ट हुक। ठीक, जो रॉबर्ट हुक थे इन्होंने क्या किया, सबसे पहले बार्क ऑफ द ट्री, बार्क ऑफ द ट्री मतलब पेड़ के छाल में, बार्क ऑफ द ट्री मतलब पेड़ के छाल में क्या देखा कि एक हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखा, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखा। हनी कॉम्ब का मतलब क्या होता है, जैसे आप देखोगे जब मधुमक्खी का छत्ता देखोगे तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, तो जो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर उन्होंने क्या देखा, पेड़ की छालों में देखा। ठीक, ओके, क्या किया, सबसे पहले रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट थे।
ठीक। जिन्होंने क्या किया सबसे पहले पेड़ की छाल में, जिन्होंने क्या किया सबसे पहले पेड़ की छाल में एक चीज़ देखी जिसका स्ट्रक्चर कैसा था, इस टाइप का जैसे बना हुआ है, ठीक, जिसका स्ट्रक्चर इस टाइप का था। तो उनके दिमाग में एक बात सूझी कि भाई ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है पेड़ की छाल में काहे दिख रहा है, किस लिए दिख रहा है, कारण क्या है इस स्ट्रक्चर के दिखने का। एक चीज़ याद रखिएगा कि जब सेल की खोज हुई थी ना तब माइक्रोस्कोप आ गया था, ठीक है ना। बिना माइक्रोस्कोप को सेल हम नहीं देख सकते, बिना माइक्रोस्कोप की सहायता से, ओके। तो एक चीज़ याद रखिएगा, तब तक माइक्रोस्कोप का आविष्कार हो चुका था रॉबर्ट हुक के आने से पहले। और इसकी खोज कब हुई है, सन 1665 ईस्वी में, 1665 में, ओके, जो सेल की खोज हुई है, ठीक है ना। किसने किया, रॉबर्ट हुक ने किया। यही सबसे बड़े सेल के बारे में जानकार यही थे उस समय 1665 ईस्वी में। बहुत चीज़ इन्होंने सेल के बारे में किया है, सेल की खोज की है, सेल का नाम दिया है, ठीक, ये सारी चीज़ इन्होंने दिया है। सबसे पहले क्या किया इन्होंने, पेड़ की छाल में कुछ ऐसे हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखे। अब भाई जब हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखें तो इनको ये समझ में नहीं आया कि भाई इनका नाम क्या दें हम। तो नाम में इनके दिमाग में ये आया कि ये कैसा दिख रहा है, छोटे से कमरे की जैसे दिख रहा है, इसकी संरचना कैसी है। इनके दिमाग में केवल सूझा कि एक छोटा सा एक कमरा है, मान लिया ये क्या है, एक छोटा सा कमरा है। किसके दिमाग को सूझा, रॉबर्ट हुक के दिमाग में। ये एक छोटा सा क्या है, कमरा है, और इस कमरे को हम क्या कह सकते हैं। तो बात आई कि भाई साइंस की लैंग्वेज है, उसको हम ग्रीक या लैटिन भाषा में लिखेंगे। तो लैटिन भाषा में एक लिटिल रूम, एक छोटे रूम को क्या कहा जाता है, सेल। लिटिल रूम को यानी एक छोटे कमरे को सेल कहा जाता है, समझे। तो उन्होंने क्या किया, फिर तुरंत लैटिन भाषा में इसका नाम क्या दे दिया, सेल दे दिया। समझ में आई इतनी बात। रॉबर्ट हुक ने पेड़ की छाल में सबसे पहले कुछ हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखे, जिन स्ट्रक्चरों का नाम उन्होंने पहले अपने दिमाग में सोचा कि ये एक छोटे कमरे के जैसे दिख रहा है, इसकी संरचना कैसी है, एक छोटे कमरे की जैसी है, तो इसको हम छोटे कमरे की जैसी है तो इसको हम क्या कह सकते हैं। तो उन्होंने सोचा कि छोटे कमरे को हम लैटिन भाषा में क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। उसके बाद फिर उन्होंने क्या कह दिया, ये क्या है, एक सेल है, ये क्या है, सेल है, इट इज़ अ सेल। क्या है ये, सेल। बात समझ में आई, हाँ, इतनी बात समझ में आई। चलिए फिर और आगे देखते हैं। उसके बाद फिर आगे क्या हुआ कि जब उसका नाम इन्होंने दे दिया कि वो क्या है, सेल है, जब उसका नाम दिया इन्होंने क्या है, वो सेल है। एक चीज़ और याद रखिएगा, इसकी खोज उन्होंने जब की थी तो उन्होंने अपना खुद का माइक्रोस्कोप बनाया था, सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप। किसने बनाया था, रॉबर्ट हुक ने। क्यों बनाया था, इन्वेंशन फॉर सेल। ठीक, रॉबर्ट हुक ने एक अपने आप से एक माइक्रोस्कोप बनाया था। उस माइक्रोस्कोप के आधार पर बार्क ऑफ द ट्री, पेड़ के छाल में उन्होंने किसका इन्वेंशन किया, सेल का इन्वेंशन किया। जब उसको देखा तो उसका स्ट्रक्चर कैसे था, हनी कॉम्ब लाइक था, यानी जैसे हनी का मधुमक्खी का छत्ता होता है, उस छत्ते में जैसे एक कंपार्टमेंट होता है उसका आकार जैसे था, उसी आकार का वो सेल दिखाई दी उनको पेड़ की छाल में। ठीक, फिर उसके बाद उन्होंने उसका नाम क्या दिया कि एक छोटे कमरे के जैसे दिख रहा था, इसलिए उसको हम क्या कह सकते हैं, अ लिटिल रूम। लेकिन जो नाम आया सेल, ये क्या है, एक लैटिन भाषा है, और इसका हिंदी का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है अ लिटिल रूम, अ लिटिल। इतनी बात समझ में आई। अब उसके बाद क्या हुआ आगे फिर बात ये होने लगी भाई कि हम तो बात करें द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जीवन की जो फंडामेंटल यूनिट है उसके बारे में बात करनी है। तो बात ये हुई, ये जो सेल है ये क्या है, एक तरीके से फंडामेंटल यूनिट है। सेल क्या है, एक तरीके की यूनिट है। किसकी यूनिट है,
किसकी यूनिट है? इस लाइफ की। इस लाइफ की जो यूनिट है वो क्या है? सेल है। तो सेल को ही लाइफ का यूनिट मान करके, सेल को ही हम क्या करेंगे? यूनिट ऑफ लाइफ मानेंगे और फिर उसके बाद इसी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इतनी चीज़ समझ में आई? तो था अभी तक जो जनरल इंट्रोडक्शन है। आपके बुक में देखेंगे आप, सबसे पहले शुरुआत में जो थोड़ा सा आधा पैराग्राफ का एक इंट्रोडक्शन दिया गया है, उसके बाद फिर एक हेडिंग है व्हाट आर लिविंग बीइंग्स मेड अप ऑफ, ठीक है ना। तो उससे पहले का जो कुछ भी था वही इतना अभी तक बता रहे थे, इंट्रोडक्शन दे रहे थे इस चैप्टर का। ओके, एनसीईआरटी की जो बुक है उसी से हम बता रहे हैं। तो जो सेल है ये क्या है? अब बात आई भाई कि सेल की डिफिनेशन हम क्या रखें, ठीक है। ये इतना अगर नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम देखते हैं सेल क्या है। सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ या यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। चलो हम लाइफ लिख लेते हैं। ओके, सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जो सेल है, जो कोशिका है, इसको हिंदी में कोशिका कहते हैं। ओके, जो कोशिका है वो क्या है? स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। इस जीवन की, जो जीवन है, इसकी सबसे छोटी क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। कोशिका किसी भी जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक सबसे छोटी इकाई है। बात समझ में आई? द सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, बात समझ में आई? फिर उसके बाद आगे बात हुई कि जो सेल है ये तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है। फिर इसकी खोज किसने किया? इट वाज इन्वेंटेड बाई या डिस्कवर्ड बाई रॉबर्ट हुक। इसको किसके द्वारा बताया गया? डिस्कवर इसको किसके द्वारा खोजा गया? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजा गया इन 1665। कब खोजा गया? सन 1665 ईस्वी में। कब खोजा गया सेल? 1665 में। इतनी बात समझ में आई? अब उसके बाद बात आगे बढ़ी, भाई स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट है जीवन की, ये समझ में आया। फिर इसकी खोज इसने किया, ये समझ में आया। कब किया, ये भी समझ में आया। अब बात आगे हुई कि अगर हम सेल के बारे में अध्ययन करेंगे तो उसे क्या कहेंगे? जब हम सेल के बारे में पढ़ेंगे तो उसको भी तो कुछ कहा जाएगा। अब आगे देखिए, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं साइटोलॉजी। उसे हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about cell, नहीं of cell, we study of cell is known as या is called as cytology। बात समझ में आई? यानी साइटोलॉजी क्या है? साइंस की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं? सेल के बारे में अध्ययन करते हैं। उसे ही कोशिका विज्ञान कहते हैं। हिंदी इसकी क्या है? कोशिका विज्ञान। ठीक,
तो अगर हम कोशिका विज्ञान की बात करें तो उसमें हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं? स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। साइटो मीन्स सेल होता है, लॉजी मीन्स टू स्टडी होता है, ठीक। साइटो मीन्स सेल होता है, लॉगस मीन्स टू स्टडी होता है, यानी स्टडी ऑफ सेल, टू स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। ओके, अब उसके बाद बात ये आई कि भाई ये एक ब्रांच है, ये एक शाखा है जिसके कोई ना कोई जनक होंगे। तो अब बात आई कि फादर ऑफ साइटोलॉजी। अगर हम बात करें फादर ऑफ साइटोलॉजी की कि फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है, तो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो कौन है? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट कौन है? क्या है ये? फादर ऑफ साइटोलॉजी। क्या है? फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है? रॉबर्ट हुक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे और बताते हैं। अब अगर हम बात करें कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मेड अप ऑफ किससे होते हैं? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं इज मेड अप ऑफ सेल, वो सब सेल से बने होते हैं। अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सारी किससे बने हुए होंगे? सेल से बने होंगे। इतनी बात समझ में आई कि अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो किससे बनेंगे? वो सेल से बनेंगे, ठीक। फिर उसके बाद अब बात यह आई कि ये जो सेल है इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। तो अगर हम बात इसके स्ट्रक्चर की करें तो इसका स्ट्रक्चर कई तरीके के होते हैं। जो सेल होता है इसका शेप कई तरीके का होता है, इसका स्ट्रक्चर जो होता है कई तरीके से होता है। जैसे हम स्पिंडल शेप इसको देख सकते हैं, स्फेरिकल भी होता है। उसके साथ साथ कुछ ऐसे होते हैं जो कि नर्वस सेल जैसे आप देखेंगे तो फिलामेंट टाइप दिखेंगे आपको। ओके, तो इस तरीके से ये अलग अलग सेल अलग अलग तरीके की अलग अलग आकार की होती है। कभी आप जब प्याज देखें, प्याज, उस प्याज में आप देखोगे तो प्याज के अंदर जैसे मान लो एक प्याज, प्याज आधी कटी हुई है, इसके अंदर कई ऐसे छोटी छोटी लाइनें पाई जाती हैं। आपने देखा होगा कई खंडों में पाया जाता है प्याज ना। जब ऊपर का छिलका उसके हटा दें तो अंदर उसके देखोगे आप कई, उसमें कई सारे पील्स होते हैं जिनको हम पील्स कहते हैं। ओके, तो उसमें से हम कोई एक टुकड़ा ले लें प्याज का, कोई एक छोटा सा टुकड़ा ले लें और उसको जो हम अपने माइक्रोस्कोप पे रखेंगे और वहां पे रख के उसको जब हम देखेंगे तो क्या होगा? उसमें हमको कई हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे। उस कार्क में, उस पील में, ओनियन के पील में हमको कई सारे हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे। वो स्ट्रक्चर कैसे हो सकते हैं? एक बॉक्स में हम बनाते हैं,
ठीक। तो इसमें देखिए आप कई सारे ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिखेंगे। ये क्या था हमारा, एक छोटा सा प्याज का एक टुकड़ा था, छोटा सा एक प्याज का टुकड़ा था, जिसमें हम देखें कि कई ऐसे छोटे छोटे खटकोड़ी संरचना दिखाई दे रही होंगी हमको। यही क्या है, हमारी यही सेल्स होती हैं। ठीक। या आप जब ओनियन के छोटे से एक टुकड़े को लेंगे और माइक्रोस्कोप पे रख के देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ओनियन का जो छिलका जो हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर हो गया आपको आसानी से दिख जाएगा। ठीक। तो आज के लिए बस केवल यही इतना ही। और इस चैप्टर को आप चैप्टर 5 को अच्छे से पढ़िएगा घर पे, इसको एक बार रीड करिएगा, उसके बाद फिर आगे हम कल फिर मिलेंगे इसके शेप और साइज को लेकर के। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।